क्या आपने कभी सोचा है कि एक किसान दिन रात मिट्टी में सोना उगाता है, फिर भी उसकी जेब अक्सर खाली क्यों रहती है? क्या वजह है कि सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपए का बजट बनाती है, लेकिन गांव के आखिरी घर तक वह पैसा नहीं पहुंच पाता? क्या सरकार देना नहीं चाहती, या फिर बीच रास्ते में कोई दीवार है जो आपको आपके हक से रोक रही है? जवाब है जानकारी का अभाव। आज के जमाने में खेती सिर्फ मेहनत का काम नहीं रहा, यह अब जानकारी और तकनीक का खेल बन चुका है। अगर आपके पास सही सूचना है तो आप सरकार से लाखों रुपए की मदद ले सकते हैं, लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो वही फॉर्म, वही दफ्तर और वही चक्कर काटने में आपका समय बर्बाद होता रहेगा। नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकता है। आज हम हवाई बातें नहीं करेंगे। आज हम केंद्र और राज्य सरकार की उन 5 महायोजनाओं का पूरा ऑपरेशन करेंगे जो आपकी खेती की तस्वीर बदल सकती हैं। हम सिर्फ योजनाओं के नाम नहीं बताएंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि फॉर्म में कौन सा कॉलम भरना है, पटवारी से क्या लिखवाना है और अगर पैसा अटक जाए तो शिकायत कहां करनी है। आप अपना सारा ध्यान यहां दीजिए, क्योंकि यह समय आपकी कमाई को कई गुना बढ़ा सकता है। तो चलिए एक एक करके इन खजानों की चाबी खोलते हैं। सबसे पहले और सबसे विस्तार से बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। अक्सर किसान सोचते हैं कि यह सिर्फ 6,000 रुपए सालाना की मदद है, लेकिन यह इससे कहीं ज्यादा है। यह योजना किसान की पहचान है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पैसा रुकता क्यों है। बहुत से किसान भाई कमेंट करते हैं कि उनकी 10वीं, 11वीं या 12वीं किस्त नहीं आई। इसकी 3 बड़ी वजहें हैं जिन्हें आपको अभी ठीक करना होगा। पहली वजह है आधार सीडिंग। ध्यान दीजिए, बैंक खाते में आधार लिंक होना अलग बात है और एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सर्वर पर आधार का मैप होना अलग बात है। आपको अपने बैंक जाना है और मैनेजर से कहना है कि मेरा खाता डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए इनेबल करें। जब तक डीबीटी चालू नहीं होगा, सरकार बटन दबाएगी, लेकिन पैसा आपके खाते में नहीं गिरेगा। दूसरी बड़ी समस्या है लैंड रिकॉर्ड का अपडेट न होना। कई बार जमीन पिता के नाम होती है और बेटा आवेदन कर देता है, या फिर जमीन बेच दी गई है लेकिन नाम अभी भी चढ़ा हुआ है। सरकार अब फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही है, इसीलिए अपने क्षेत्र के लेखपाल या पटवारी से मिलें और चेक करवाएं कि भू लेख पोर्टल पर आपका नाम और आधार नंबर सही चढ़ा है या नहीं। अगर वहां नाम में एक अक्षर की भी गलती हुई, जैसे राम कुमार की जगह राम कुमार सिंह लिख दिया गया, तो पैसा रुक जाएगा। अब बात करते हैं कि नया आवेदन कौन कर सकता है और कौन नहीं। यह जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई किसान या उसके परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। अगर किसी को 10,000 रुपए महीने से ज्यादा पेंशन मिलती है तो वह भी पात्र नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या सरकारी पद पर बैठे लोग, भले ही वो खेती करते हों, इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। नए आवेदन के लिए आपको pmkisan.gov.in पर जाना होगा। वहां न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें। अपना आधार नंबर डालें, मोबाइल नंबर डालें और राज्य चुनें। इसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। आगे का फॉर्म भरते समय अपनी खतौनी यानी जमाबंदी को सामने रखें और उसमें लिखा खसरा नंबर और रकबा बिल्कुल सही भरें। याद रखें, राशन कार्ड नंबर डालना भी अब अनिवार्य हो गया है। अब बढ़ते हैं दूसरी योजना की तरफ, जो किसान के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। यह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अक्सर किसान भाई इसे बेकार समझते हैं क्योंकि उन्हें क्लेम मिलने की प्रक्रिया नहीं पता होती। आज हम उस प्रक्रिया को बहुत बारीकी से समझेंगे। यह योजना 3 चरणों में काम करती है। पहला चरण है बुवाई के समय। मान लीजिए आपके इलाके में बहुत भयंकर सूखा पड़ गया और बारिश हुई ही नहीं, आप बुवाई कर ही नहीं पाए। ऐसी स्थिति में भी आपको बीमा का पैसा मिल सकता है। इसे प्रिवेंटेड सोइंग यानी बुवाई न हो पाना कहते हैं। इसके लिए पूरे जिले या ब्लॉक में सूखा घोषित होना जरूरी होता है। दूसरा चरण है खड़ी फसल का नुकसान। अगर फसल खेत में खड़ी है और बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ओले गिर गए या कीड़े और बीमारियों ने हमला कर दिया,
तो बीमा कंपनी भरपाई करती है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण नियम आता है 72 घंटे का। अगर आपके खेत में आज ओले गिरे हैं तो आपको 3 दिन यानी 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को, बैंक को या कृषि विभाग को लिखित में बताना होगा। किसान भाई अक्सर यही गलती करते हैं। वे पटवारी का इंतजार करते रहते हैं। आपको इंतजार नहीं करना है। आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से क्रॉप इंश्योरेंस ऐप डाउनलोड करें। उसमें रिपोर्ट लॉस का विकल्प होता है। वहां खेत की फोटो खींचकर अपलोड कर दें। यह सबसे पक्का सबूत होता है। तीसरा चरण है फसल कटाई के बाद का नुकसान। यह बहुत ही खास नियम है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। मान लीजिए आपने फसल काट ली है और खेत में सूखने के लिए गट्ठर बनाकर रखी है और अचानक बेमौसम बारिश हो जाती है या ओले गिर जाते हैं तो कटाई के 14 दिनों तक आपकी फसल बीमित रहती है। जी हाँ, 14 दिन तक। अगर इस बीच नुकसान हुआ तो भी आपको क्लेम मिलेगा। प्रीमियम की बात करें तो खरीफ की फसल जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा के लिए आपको बीमित राशि का सिर्फ 2% देना है। रब्बी की फसल जैसे गेहूं, चना, सरसों के लिए 1.5% और आलू, गन्ना, कपास जैसी नकदी फसलों के लिए 5%। बाकी का 90% से ज्यादा प्रीमियम सरकार देती है। इसलिए जब भी बैंक से केसीसी का लोन लें तो मैनेजर से पूछें कि मेरा फसल बीमा कटा है या नहीं। और अगर आप लोनी किसान नहीं हैं, यानी लोन नहीं लिया है, तो भी आप सीएससी सेंटर जाकर अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। अब चलते हैं तीसरी महायोजना की ओर, जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सरकार का एक ही मिशन है, हर खेत को पानी। लेकिन पानी की कमी को देखते हुए अब जोर पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर है। अगर आप आज भी पुराने तरीके से नाली बनाकर पानी दे रहे हैं तो आप अपनी खाद और मेहनत दोनों बर्बाद कर रहे हैं। सरकार ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिंचाई पर भारी सब्सिडी दे रही है। ड्रिप सिंचाई उन फसलों के लिए सबसे अच्छी है जो लाइन में लगती हैं, जैसे गन्ना, मक्का, कपास, सब्जियां और फलों के बाग। इसमें पाइप के जरिए पानी सीधे पौधे की जड़ में बूंद बूंद करके गिरता है। इससे फायदा यह होता है कि खेत में खरपतवार नहीं उगते क्योंकि खाली जगह सूखी रहती है। दूसरा बड़ा फायदा है फर्टिगेशन। आप खाद को पानी में घोलकर सीधे ड्रिप के जरिए दे सकते हैं। इससे खाद का खर्चा आधा हो जाता है और पैदावार 30% तक बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अगर आप गेहूं, चना या सरसों जैसी घनी फसलें उगाते हैं तो आपके लिए स्प्रिंकलर या रेन गन बेस्ट है। यह बारिश जैसी फुहार बनाता है। इससे मिट्टी ठोस नहीं होती और बीजों का जमाव अच्छा होता है। सब्सिडी लेने के लिए क्या करें? इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। अलग अलग राज्यों में अलग पोर्टल हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में पारदर्शी किसान सेवा योजना, मध्य प्रदेश में ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल। इसमें छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है उन्हें ज्यादा सब्सिडी मिलती है। अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों के लिए सब्सिडी और भी ज्यादा होती है। आवेदन के लिए आपके पास आधार कार्ड, जमीन की खतौनी, बैंक पासबुक और एक फोटो होना चाहिए। याद रखें, मंजूरी मिलने के बाद आपको सरकार द्वारा अधिकृत डीलर से ही सिस्टम खरीदना है और उसका पक्का बिल जीएसटी नंबर के साथ अपलोड करना है। उसके बाद अधिकारी आपके खेत पर आकर सत्यापन करेंगे और पैसा सीधे आपके खाते में आ जाएगा। चौथी योजना बहुत ही शानदार है, जो है कृषि यांत्रिकीकरण सब्सिडी योजना। दोस्तों, आज मजदूरों की समस्या बहुत बढ़ गई है। समय पर मजदूर नहीं मिलते और खेती पिछड़ जाती है। इसका इलाज है मशीनीकरण। केंद्र सरकार की SMAM यानी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत हर छोटे बड़े यंत्र पर छूट मिलती है। ट्रैक्टर से लेकर रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, रीपर बाइंडर, लेजर लैंड लेवलर और अब तो ड्रोन पर भी सब्सिडी है। अगर आप पराली प्रबंधन के यंत्र जैसे सुपर सीडर या मल्चर खरीदते हैं तो सरकार और ज्यादा मदद करती है क्योंकि इससे प्रदूषण कम होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि यंत्र महंगे हैं। एक छोटा किसान 7-8 लाख का ट्रैक्टर और उसके पीछे के यंत्र अकेले नहीं खरीद सकता। इसका भी उपाय सरकार ने दिया है, जिसे कहते हैं कस्टम हायरिंग सेंटर। आप अपने गांव के 5, 10 या 15 किसानों का एक ग्रुप बना लीजिए। इसे FPO या स्वयं सहायता समूह के रूप में रजिस्टर करवा लें।
अगर आप ग्रुप बनाकर आवेदन करते हैं तो सरकार 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 80% तक सब्सिडी देती है। इसका मतलब है कि अगर आप 10 लाख रुपए की मशीनें खरीदते हैं तो आपको सिर्फ 2 लाख रुपए देने हैं, बाकी 8 लाख सरकार देगी। फिर आप इन मशीनों को अपने खेतों में चलाएं और गांव के दूसरे किसानों को किराए पर देकर अच्छी कमाई करें। यह एक तरह का बिजनेस है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया थोड़ी सख्त है। आपको पहले ऑनलाइन पोर्टल पर टोकन जनरेट करना पड़ता है। यह टोकन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर या फिर लॉटरी सिस्टम से निकलता है। जैसे ही लॉटरी में आपका नाम आए, आपको तय समय के अंदर यंत्र खरीदकर बिल अपलोड करना होता है। इसलिए अपने जिले के कृषि अभियांत्रिकी विभाग के संपर्क में रहें और पता करते रहें कि टोकन कब खुलने वाले हैं। 5वीं और आखिरी योजना, जो भविष्य की सबसे बड़ी योजना है, वह है पीएम कुसुम योजना, यानी किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। किसान की लागत में सबसे बड़ा हिस्सा डीजल और बिजली बिल का होता है। कुसुम योजना आपको इससे आजादी दिलाती है। इस योजना के 3 मुख्य कंपोनेंट हैं। पहला है कंपोनेंट ए। यह उन किसानों के लिए है जिनके पास बंजर जमीन है। आप अपनी बंजर जमीन पर 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक का सोलर प्लांट लगा सकते हैं। यहां से जो बिजली बनेगी उसे बिजली विभाग यानी डिस्कॉम खरीदेगा। इसके लिए आपको 25 साल तक का एग्रीमेंट मिलता है। इससे बंजर जमीन से भी लाखों की कमाई हो सकती है। दूसरा है कंपोनेंट बी। यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसमें उन किसानों को स्टैंड अलोन सोलर पंप दिया जाता है जहां बिजली का कनेक्शन नहीं है। अगर आप डीजल इंजन से सिंचाई करते हैं तो उसे हटाकर सोलर पंप लगवाएं। 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 7.5 हॉर्स पावर के पंप पर सरकार 60% सब्सिडी देती है। 30% बैंक से लोन मिल जाता है और किसान को अपनी जेब से केवल 10% हिस्सा देना पड़ता है। तीसरा है कंपोनेंट सी। यह उन किसानों के लिए है जिनके पास पहले से बिजली का कनेक्शन है। आप अपने बिजली वाले पंप को सोलर में बदलवा सकते हैं। इससे आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा और अगर आप कम सिंचाई करते हैं और बिजली बच जाती है तो वह बिजली सरकार आपसे खरीद लेगी, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। लेकिन किसान भाइयों, यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी है। कुसुम योजना में सबसे ज्यादा ठगी हो रही है। इंटरनेट पर सैकड़ों फर्जी वेबसाइट बनी हुई हैं जो हूबहू सरकारी वेबसाइट जैसी दिखती हैं। वे आपसे रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 5,000 या 10,000 रुपए ऑनलाइन मांगते हैं। याद रखें, सरकारी विभाग कभी भी फोन पर या ऑनलाइन लिंक भेजकर पैसे नहीं मांगता। कुसुम योजना का आवेदन या तो आपके राज्य के आधिकारिक ऊर्जा निगम की वेबसाइट से होगा या पीएम कुसुम की भारत सरकार वाली वेबसाइट से। किसी भी दलाल के चक्कर में न पड़ें। तो किसान भाइयों, ये थीं वो 5 योजनाएं। लेकिन इनका लाभ लेने के लिए एक और चीज आपके पास होनी चाहिए, वह है किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी। केसीसी सिर्फ लोन लेने के लिए नहीं है, यह आपकी साख है। अगर आपके पास केसीसी है तो आपको फसल बीमा में आसानी होती है। पीएम किसान सम्मान निधि में प्राथमिकता मिलती है। केसीसी पर आपको जो पैसा मिलता है उस पर ब्याज दर बहुत कम होती है। अगर आप समय पर पैसा लौटा देते हैं तो आपको केवल 4% सालाना ब्याज देना पड़ता है, जो कि साहूकारों के ब्याज के सामने कुछ भी नहीं है। अब तो पशुपालन और मछली पालन के लिए भी केसीसी बनने लगे हैं। निष्कर्ष के तौर पर मैं यही कहूंगा कि खेती अब बदल रही है। ड्रोन से दवा छिड़की जा रही है, मोबाइल से पंप चालू हो रहे हैं और सैटेलाइट से फसल की निगरानी हो रही है। इन सब में सरकार आपकी मदद करना चाहती है। बस जरूरत है आगे बढ़कर हाथ बढ़ाने की। आज ही एक डायरी लें और उसमें लिखें कि आपके पास कौन कौन से कागज अधूरे हैं। क्या आधार में नाम सही है? क्या खतौनी अपडेट है? क्या बैंक खाता चालू है? इन छोटी छोटी चीजों को ठीक कराइए। अपने ब्लॉक के कृषि अधिकारी, एडीओ ईजी या फिर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके के वैज्ञानिकों से संपर्क करें। वे आपकी मदद के लिए ही बैठे हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में, वेबसाइट खोजने में या किसी नियम को समझने में दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर समस्या का समाधान अगले वीडियो में या कमेंट के जरिए कर सकें। याद रखें, एक जागरूक किसान ही एक समृद्ध किसान बन सकता है।
इन सरकारी योजनाओं का पैसा आपका पैसा है। यह टैक्स का पैसा है जो आपकी सुविधा के लिए है। इसे यूं ही न जाने दें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने गांव के दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी गरीब किसान का रुका हुआ पैसा आ जाए या किसी को सोलर पंप मिल जाए। भलाई करने से ही भलाई मिलती है। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। हम जल्द ही एक नई वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि अलग अलग फसलों के लिए बेस्ट खाद का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तब तक के लिए अपने खेतों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।